हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा महासागर विज्ञान क्या है। महासागर विज्ञान का भौगोलिक अध्ययन में बहुत महत्व है। तो आज के इस वीडियो के द्वारा आप लोग जानेंगे कि हमारा महासागर विज्ञान जो है वो क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत हम किन किन विषयों पर यानी कि किन किन टॉपिक्स पर हम अध्ययन करते हैं और महासागर विज्ञान को संपूर्ण रूप से हम किस तरीके से देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है वो जल भाग से ढका हुआ है और सिर्फ 29% हिस्सा जो है वो स्थल भाग के तौर पे यानी कि महाद्वीपों के तौर पे हमें दिखाई देता है। इस भूमि पर हमारे यानी कि हमारे ग्लोब पर जल और थल के वितरण में इस जल की अधिकता पाई जाती है और इस अधिकता का अधिकांश हिस्सा लगभग 97% यानी कि 97% हिस्सा जो है वो हमारे इन महासागरों में सम्मिलित है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 97% से ज़्यादा हिस्सा हमारे महासागरों में पाया जाता है। इस महासागरीय जल में पृथ्वी के धरातल की तरह बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन हम ओशियनोग्राफी यानी कि महासागर विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो महासागर विज्ञान की शुरुआत करते हुए हम जानेंगे कि महासागर विज्ञान जो है वो हमारा क्या है, इसके बारे में लोगों ने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया है, क्या परिभाषाएं की दी हैं और क्या उसका अर्थ निकलता है और किन किन परिप्रेक्ष्यों में किन किन क्षेत्रों में हम इसका अध्ययन करते हैं, महासागर विज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं। इन सब चीज़ों को हम इसके परिचयात्मक जो स्वरूप है उसमें देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि महासागर विज्ञान जो है उसका ऐतिहासिक तौर पर विकास किस प्रकार से हुआ है। भूगोल के प्रारंभिक दौर से ही मानव की जो जिज्ञासा है वो भौतिक प्रक्रमों के प्रति ज़्यादा रही है। मानव भूगोल जो है वो यद्यपि साथ साथ चलता रहा, लेकिन जो प्रारंभिक दौर था उसमें हम देखते हैं कि मानव जो है प्राकृतिक स्थानों के प्राकृतिक दृश्यों से स्थानों से ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत महासागर विज्ञान का विकास एक स्वतंत्र शाखा के तौर पे हुआ, किन किन विशेषज्ञों ने किन किन स्कॉलर्स ने महासागर विज्ञान के अध्ययन में रुचि दिखाई और हमें किस तरीके से आगे बढ़ाया कि ये वर्तमान स्वरूप जो है वो निकल कर सामने आया। इसके बाद हम महासागरों में हमारे जो महासागर हैं उनका जो तल है यानी कि जल के अंदर जो टोपोग्राफी है, जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे ओशन बॉटम टोपोग्राफी के अंतर्गत। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विषमताएं पाई जाती हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर झरने हैं, नदियां पाई जाती हैं, इसी प्रकार से हमारे महासागरों के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें हमारे उच्च हिमालय के पर्वतों की तरह आइलैंड रिज जैसी पर्वत श्रृंखलाएँ भी पाई जाती हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे यहाँ पठार पाए जाते हैं, इसी प्रकार से ओशियंस में भी पठारीय क्षेत्र यानी कि महासागरीय सपाट क्षेत्र मिलते हैं। इसके अलावा महासागरों के किनारे जो हैं, जो मानव अपनी नंगी आंखों से दिखता है, जिन्हें हम बीच कहते हैं, बाहरी क्षेत्र, ये क्षेत्र जो हैं, इसकी जब हम आगे बढ़ते तो हम सेल्फ स्लोप से होते, बेजल प्लेन से होते, ओशियनिक डीप से होते हुए ट्रेंच तक जाएंगे और इन सब के बारे में हम जानकारियां हासिल करेंगे हम महासागरों के तली के अध्ययन के दौरान। इसके बाद हम महासागरों के तली के अध्ययन के बाद हम इस महासागरीय जल जो महासागरों पर छितराया है, पूरी दुनिया का जो 71% हिस्सा जो है जल ने ढक रखा है, उस जल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसके जो भौतिक स्वरूप है उसकी जिक्र करेंगे। हम जानेंगे कि उसकी लवणता के बारे में, उसके तापमान के बारे में, से महासागरों के बारे में। हम जानते हैं कि महासागरों का जल जो है वो खारापन लिए होता है, तो हम जानेंगे कि ये खारापन क्यों है, ये खारापन किन तत्वों के कारण है
और इस खारेपन का वितरण हमारे सभी महासागरों में, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, इन सभी महासागरों में किस प्रकार से पाया जाता है और कौन कौन से ऐसे नियंत्रक हैं जो महासागरों में जो खारापन है, जो लवणता है, उसको प्रभावित करते हैं। इस लवणता के अक्षतिज और लंबवत वितरण को कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में हम गहराई से जानेंगे जब हम महासागरीय लवणता की ओशियनिक सैलिनिटी की बात करेंगे। देन इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा जो महासागरों का जल है वो पृथ्वी के धरातल की तरह ही इंसोलेशन, जो हमें सोलर इनकमिंग रेडिएशन है, उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं महासागर, यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा जो है उसका जिस प्रकार से हमारे भूभागों पर, यानी कि हमारे महाद्वीपीय हिस्से जो हैं उनका ऊष्मा बजट है, इसी प्रकार से हमारे महासागरों का भी हीट बजट है, यानी कि ऊष्मा बजट है। और इस ऊष्मा बजट के मैनेजमेंट के दौरान महासागरों में जो तापमान का वितरण है वो किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से हमारे महासागर तापमान जो है उसका वितरण और पुनर्वितरण करते हैं, यानी कि महासागरों के पूरे हिस्से पर तापमान जो है क्षैतिज तौर पे और वो हमारा लंबवत तौर पे किस प्रकार पाया जाता है। इस सब जानकारियों को हम हासिल करेंगे जब हम पढ़ेंगे महासागरीय तापमान और ऊष्मा बजट के बारे में। इसके बाद हम महासागरों के का जो जल है, इस जल की गतियों पर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि हम महासागरों में चलने वाली जलधाराओं, ज्वार भाटा और महासागरीय तरंगे, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और पाएंगे कि किस प्रकार से महासागरों का जल जो है वो अस्थिर भी है और स्थिर भी है, किस प्रकार से वो टाइड्स और करंट्स के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है और किस प्रकार से वेव्स के दौरान अपने ही स्थान पर दोलन करके ऊपर नीचे गति करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि महासागरों में चलने वाली जो धाराएं हैं वो दुनिया भर में किस प्रकार का स्वरूप अपनाती हैं। कहीं पर वो गर्म जल धाराओं के तौर पे जानी जाती हैं तो कहीं पर वो ठंडी जल धाराओं के तौर पे जानी जाती हैं। तो ये गर्म और ठंडी जल धाराएं क्या हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है और किस प्रकार महासागरों का जो जल है, इस जल को मैनेज करने में, इसका प्रबंध करने में महासागरीय धाराएं अपनी भूमिका निभाती हैं और किस प्रकार से मानव के जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं। इन सब चीज़ों को हम ओशियन वाटर सर्कुलेशन के दौरान जानेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे ओशियंस के डिपॉजिट्स की, जिस प्रकार से हमारे धरातल पर नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा और ग्लेशियर के द्वारा डिपोजिशन का काम किया जाता है, यानी कि निक्षेपण का कार्य होता है। उसी प्रकार से महासागरों में भी महासागरीय जल जो है उसके द्वारा निक्षेपण और अपर्दन का कार्य होता है और इनके द्वारा बेहतरीन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इस दौरान हम जानेंगे कि महासागरों में जो डिपॉजिट हैं, जो निक्षेप हैं, उन निक्षेप के बारे में कि ये निक्षेप महासागरीय तलियों में किस प्रकार से वितरित हैं, किन क्षेत्रों में किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं, कहाँ पर बारीक क्ले का निक्षेप मिलता है, कहाँ पर कंकड़, मोटे कंकड़ का निक्षेप मिलता है और कहाँ पे जो हमारी वनस्पतिक निक्षेप हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। यानी कि हमारे महासागरीय जो किनारे हैं, यानी कि हम बीच और पुलीन से लेकर गंभीर सागरीय मैदानों तक किस प्रकार से निक्षेप कार्य महासागरों में घटित होता है, इसकी जानकारी हम ओशियन डिपॉजिट्स की अध्ययन करते हुए हासिल करेंगे। इसके बाद हम महासागरों में यात्रा करते हुए पहुंचेंगे कोरल्स के पास, जिन्हें हम हिंदी में मूंगे के नाम से भी जानते हैं। कोरल जो है वो महासागरों में पाए जाने वाला सबसे नाजुक जीव लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीव है, जो अपने जीवन काल में महासागरों में आइलैंड बनाने की, अपने जीवन काल के बाद जो है महासागरों में जो आइलैंड्स हैं उनके साथ साथ उनमें जमा होते जाते हैं और बड़े स्तर पर अपने मूंगे की चट्टान का निर्माण करते हैं। तो इस दौरान हम जानेंगे कि कोरल्स जो हैं वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन भौगोलिक दशाओं में जीवित रह सकते हैं और किन क्षेत्रों में इन्होंने महासागरों के अपना घर बनाया है और उन्हें मूंगे की चट्टान के तौर पे, यानी कि
जो बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की बहुत प्रसिद्ध है, इस प्रकार अन्य भी जो कोरल रीफ्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और महासागरों के संसाधनों की बात करेंगे। चूंकि हम पूरे महासागर विज्ञान का अध्ययन, समुद्र विज्ञान का अध्ययन, ओशन का अध्ययन मानव के हित के लिए करते हैं, मानव कल्याण के लिए करते हैं, और मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान दुनिया में अगर कोई तत्व है तो वो है हमारे संसाधन, रिसोर्सेज। कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज पे बेस्ड है, रिसोर्सेज से ही उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो हम महासागरों में पाए जाने वाले संसाधनों की बात करेंगे कि हमारे जो महासागर हैं, इन महासागरों में कौन कौन से ऐसे संसाधन मिलते हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी साबित होते हैं। इसके बाद हम महासागरों के बारे में इतना अध्ययन, इतनी जानकारियां जुटाने के बाद हम अध्ययन करेंगे मानव और महासागरों के बीच होने वाले अंतरक्रियाओं के बारे में, यानी कि वो मानवीय हस्तक्षेप जिसने महासागरों में सी लेवल को बढ़ा दिया है, जिसके कारण महासागरों में जल का तल जो है वो ऊपर उठ रहा है। इसमें न केवल मानवीय हस्तक्षेप, हालांकि प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। इन सब का हम गहराई से अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार से महासागरीय तल जो है उसका जल जो है ऊपर उठ रहा है, और ऐतिहासिक दौर में किस प्रकार से महासागरीय तल जो है उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इन सब की जानकारी हम महासागरीय जल के उत्थान के बारे में अध्ययन करेंगे तब कर लेंगे, और इसके साथ जानेंगे कि हम महासागरों के आसपास होने वाला मैरीन पोल्यूशन, यानी कि महासागरों को दूषित करने की जो मानव की प्रवृत्ति है वो किस स्तर पर है, और किस प्रकार से हम महासागरों को प्रभावित कर रहे हैं, उनके जल को प्रदूषित करके किस प्रकार से हम महासागरीय जीवों, कोरल्स, फिश इत्यादि का जीवन को हम प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महासागर विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष की, वो व्यवहारिक पक्ष जो मानव को महासागरों से जोड़ता है, वो व्यवहारिक पक्ष जिसके अंतर्गत हम महासागर जो हैं, हमारा महासागर विज्ञान है उसका मानव के साथ संबंध जुड़ता है। किस प्रकार से मानव अपने क्रियाकलापों के लिए महासागरों का उपयोग करता है, और किस प्रकार से मानव के लिए महासागरों को और बेहतर बनाया जा सकता है और अधिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं क्रिएट की जा सकती हैं। इन सब का अध्ययन हम अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखते हुए करेंगे, और अंत में हम बात करेंगे ओशियंस एंड क्लाइमेट्स की। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, विशेष रूप से यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स जो हैं वहाँ ओशंस और क्लाइमेट्स के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारे ओशंस जो हैं वो हमारी जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं।